बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे थे। हैदर यार किसी को भेजें कि जरा एसी हमारे आके चेक कर ले एक दफा। इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने कहा जनाब ये मदर ऑफ ऑल हेड है, जहां हमें चारों पॉइंट अपनी इंटेंसिटी में पीक पे मैक्स पे नजर आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इशू था अलाउड एंड नॉट अलाउड, जो बहुत ज्यादा डिटेल में अभी तक डिस्कस नहीं हुए थे। और अब कल हमने देखा कि ये डिस्कस होना शुरू हो गया। सबसे पहले हमने जनाब इनकम फ्रॉम बिजनेस को डिफाइन कर लिया, इसका स्कोप आ गया। फिर हमने स्पेकुलेटिव बिजनेस को थोड़ा सा देख लिया। इसके बाद हमने डिडक्शन अगेंस्ट बिजनेस इनकम सेक्शन 20 ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया। सेक्शन 20 ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि जनाब हर वो एक्सपेंस अलाउ है विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पसेस अनटिल एंड अनलेस के किसी एक्सपेंस को स्पेसिफिकली डिसअलाउ कर दिया जाए। कहाँ डिसअलाउ कर रहे हैं जी? 21 के अंदर। सेक्शन 21 तीन बातें कर रहा है। वैसे तो हम बहुत सारी बातें पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इन टोटल अगर हम उसकी समरी बनाएं तो ये हमें तीन बातें बता रहा है। नंबर 1, कुछ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, ठीक है ना, जिनकी कल एक एग्जांपल हमारे पास आ गई थी, आज कुछ और आ जाएगी। नंबर 2, कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हैं अगर आप टैक्स काटेंगे तो, और अगर टैक्स नहीं काटेंगे तो फिर डिसअलाउ देंगे। नंबर 3, कुछ एक्सपेंसेस अलाउ हैं अगर आप क्रॉस चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो, ठीक है ना। यानी ये तीन कैटेगरीज बननी है। जैसे कल हमने पहली बात पढ़ी एनी सेस रेट टैक्स, ये पहले वाली कैटेगरी की बात आई कि यार ये वाले एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, भले आप क्रॉस चेक से करें भले ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये वाले अमाउंट आपको अलाउड नहीं। फिर आगे जी एनी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो अब आपका टैक्स कटा है वो भी एज एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फिर दूसरी बात हमारे पास आ गई थी और दैट रिलेट्स टू इनएडमिसिबल डिडक्शन, कि अगर आपने सामने वाले का टैक्स नहीं काटा तो बस आपको ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब टैक्स डिडक्शन के अलग सेक्शन हैं जो इस वक्त हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। मैंने देखना कैसे कि मेरा स्टेटस क्या है। मसलन अगर मैं कंपनी हूं तो कौन कौन सी पेमेंट पर मुझे टैक्स काटने की जरूरत है। अगर मैं एओपी हूं तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स काटने की जरूरत है। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पे मुझे टैक्स काटने की जरूरत है। जहां टैक्स काटने की जरूरत है और मैंने टैक्स नहीं काटा तो वो एक्सपेंस मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। पहली बात सादा ये हो रही। फिर इसकी स्पेशल प्रोविजन आई, और वो प्रोविजन क्या आई कि नहीं, आप अगर परचेजेस की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, तो फिर आपको डिसअलाउ सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने टैक्स नहीं काटा तो डिसअलाउ, वो कहता नहीं। फिर डिसअलाउ में हमने थोड़ी सी क्या कर दी है, कंसेशन कर दी है कि जो मैक्सिमम अमाउंट आपको डिसअलाउ होने जा रही है दैट इज 20% ऑफ टोटल परचेज, यानी लोअर ऑफ अमाउंट on which tax is not deducted versus 20%। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा कितना डिसअलाउ हो सकता है? 20% डिसअलाउ हो सकता है। किसके ऊपर? रॉ मटेरियल या फिनिश गुड। रॉ मटेरियल जनरली जो मैन्युफैक्चरर लोग हैं वो क्या खरीद रहे होंगे? रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे, ठीक है ना, रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे। और जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो आमतौर पर फिनिश गुड खरीद रहे होंगे। फिनिश गुड में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, एज इट इज उठाकर उनको सेल कर रहे होंगे। और हो सकता है कुछ लोग ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। रॉ मटेरियल को समझ आगे मैन्युफैक्चरिंग को कर रहे हैं 20% लिमिट लगा, फिनिश गुड वो ले रहा है। फिनिश गुड पे भी बस इसी तरह ही है कि बिजनेस में असल में जब ये हम इस तरह की प्रोविजंस लाते हैं ना शुरू में, अगर मैं आपके दौर की कोई बात करूं तो जब ये शबर जैदी साहब आए चेयरमैन एफबीआर, और इन्होंने आके उस बजट के अंदर एक शिक ये लगा दी कि अगर कोई शख्स 50,000 रुपए से ज्यादा की परचेजिंग करता है तो उसको अपने CNIC की कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपको पता सब लोग हड़ताल पे चले गए। उन्होंने कहा जनाब हम तो काम ही नहीं कर रहे। अब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, लेकिन उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है ना। तो
ये वो वाली बातें हो रही हैं, ये प्रोविजो असल में फॉर द टाइम बीइंग आती हैं कि यार अच्छा चलो अभी गुजारा तो चले ना। वो कहते हैं जनाब हम फिर फैक्ट्रियां बंद करते हैं, हमें तो कोई माल ही नहीं दे रहा। वो कहते भाई टैक्स काटना है तो हम नहीं टैक्स कटवा रहे। अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आप एक बंदे के पास जाते हो, अब आपके ना आपका लीगल स्टेटस है, आपको तो टैक्स काटना पड़ेगा। आपने मसलन आप फीस सेंटर चले गए, फर्ज किया आपने वहां से कंप्यूटर खरीदे, 5 लाख रुपए के कंप्यूटर आपने कुछ वहां से खरीदे। अब आप उन्हें कहते हो कि भाई मैंने सप्लाईज का 5% आपका टैक्स काटना है इस पे। वो कहते नहीं जनाब मैंने टैक्स नहीं कटवाना, ये क्या आप कहीं और से ले लें भाई, क्योंकि इसका 5% कितना बन गया 25,000। अब उसको लग रहा है कि यार ये तो सीधा सीधा 25,000 मेरा जाया हो गया, क्योंकि वो टैक्स पेयर नहीं है सामने वाला बंदा। अब वो 25,000 देने को तैयार, आप कंपनी है, आपका लीगल स्टेटस है, अगर आप यहाँ ये नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे, और जब आप फंसेंगे तो ये 5 लाख आपका दिसरा होगा, आपका प्रॉफिट, योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 500,000 एंड योर टैक्स रेट इज 30%। कितना बन गया जी? अब 5 लाख का 30% लें, माशाल्लाह काफी 1.5 लाख रुपए। अब जरा तवज्जो करें, अगर आपने उसका टैक्स ना काटा, अब आप उसे पता क्या कहते हैं, अभी कहते हैं भाई मैं तुम्हारा टैक्स दे देता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हारा टैक्स दे देता हूँ भाई, तुम एक काम करो, मुझे इनवॉइस जो 5 लाख की है ना, आप इसको ग्रॉस अप करते हैं, 5 लाख वाली इनवॉइस को 0.95 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ गया? कोई बढ़ेगा कम कैसे आ गया? 5,5,5,5,5। वो कहते हैं यार बस तुम 5,2। अच्छा जी, आंसर आ गया 5,26,300। वो कहते हैं आप एक काम करो, जो आपने मुझे इनवॉइस दी है ना, ये 5,26,313 की बना दो, मैं इसके ऊपर तुम्हारा 5% टैक्स काट के, बाकी जब तुम्हें पैसे आएंगे ना तो 5 लाख आ जाएंगे। अब इसका 5% लो जरा, वही 26,000 आ जाएगा। 26,000 गवर्नमेंट को जमा करा दोगे, 5 लाख उसको चला जाएगा। अब ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूँ, एग्जाम की नहीं बता रहा, बिकॉज यहाँ 26,000 देकर मेरी जान छूट गई है, और अगर ये वाला उसूल लग जाता तो मुझे 1.5 लाख देना पड़ जाता। बात समझ आ रही? अब क्योंकि कारोबार को तो आगे चलाना है ना, तो प्रैक्टिकल कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी फॉर द टाइम। अच्छा जनाब, ये वाली बात भी हम कल सारी कर गए थे, बल्कि ये वाली भी थर्ड शेड्यूल वाली आइटम भी कर गए थे। अच्छा जनाब, an entertainment expenditure in excess of such limit or in violation of such condition as may be prescribed। वो कहते हैं entertainment expenses, entertainment expenses जो है वो एक लिमिट दे देंगे, उसके अंदर अंदर एक प्रोटोकॉल दे देंगे, वो रूल 10 में इनकम टैक्स में दिया हुआ है, कोई खास अलग से बात नहीं है। लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट are as under rule 10, expenditure should be incurred in driving income from business chargeable to tax and should not be in excess of the following limit or in violation of conditions specified. Number 1, such expenditure is incurred outside Pakistan on entertainment in connection with business transaction। वो कहता है अगर कोई पाकिस्तानी बंदा अपने बिजनेस कनेक्शन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता है और वहाँ वो किसी कस्टमर के साथ मिलता है और वहाँ कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो अलाउ है, एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। जैसे कोई फ्रेंचाइज आप लेते हैं, किसी ब्रांड की आपने फ्रेंचाइज ली, उसका हेड ऑफिस फर्ज कर लें यूएसए में, तो यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए वहाँ सारा चला रहा है एक्सपेंस, और उन एक्सपेंसेस को उठा के मसलन वो आपको कहते हैं भाई हेड ऑफिस के जितने एक्सपेंसेस होंगे ना एंटरटेनमेंट के, एडवर्टीजमेंट के, वो हम आपको 5% एलोकेट कर देंगे।
अब जाहिर है वहां से जो ब्रांडिंग हो रही है, जो सारा कुछ हो रहा है, मैं उसका बेनिफिशियरी भी हूँ, तो वो वाले भी मुझे अलाउ हो जाएंगे। एलोकेटेड एज नहीं, अलाउड की बातें हो रही है, allocated as head office expenditure or incurred in Pakistan on entertainment of foreign customer and supplier। जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अब उनका कोई फॉरेन कस्टमर पाकिस्तान आया हुआ है और उसको कोई एंटरटेनमेंट पे पैसे खर्च हो रहे हैं, तो ये भी अलाउड है। incurred on entertainment of customer and client at the person's business premises। या कोई क्लाइंट आया, जैसे आपके कोई क्लाइंट को चाय ऑफर कर देते हैं, कोई जूस ऑफर कर देते हैं, कोई खाना ऑफर कर देते हैं, तो ये भी अलाउ हो जाएगा। incurred on the entertainment at the meeting of the shareholder, अगर आप कंपनी वगैरह है तो कंपनी की मीटिंग में जो होगा, ये ऐसे नॉर्मल सी बातें लिखी हैं, ये भी हमारे उससे कोई बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। एक लिस्ट लिखी हुई है। जो राइस की बिरयानी होती है वो भी अलाउ? हाँ जी, राइस की बिरयानी अलाउ है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में अलाउ है, ठीक है ना, बिल्कुल अलाउएबल एक्सपेंस है। वो तो राइस बताएगा ना। अच्छा आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड, सबसे अहम बात आ गई है, तवज्जो कर ले, बिरयानी से बाहर आ जा। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, approved superannuation fund, approved graduate fund और approved pension fund। पहले तो समझे अब किसकी बात हो रही है। सैलरी में ये बात हम एम्प्लॉय के शू में पढ़ के आए हैं। yes, sir. अब हम एम्प्लॉयर के शू में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो बिजनेस की बात हो रही है ना। वो जो हमने सैलरी में पढ़ा था कि एम्प्लॉय भी पैसे डालेगा, एम्प्लॉयर भी पैसे डालेगा, दोनों बराबर बराबर डाल, उस वक्त हम एम्प्लॉय के शू में बातें कर रहे थे कि एम्प्लॉय की सैलरी में क्या ऐड करना है। अब हम एम्प्लॉयर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है जो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है उसका तो हमारे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। जो एम्प्लॉय के पैसे कटे हैं उसका तो बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं हो, तो उसी के पैसे थे। इसका मतलब है अब ये जिक्र हो रहा है जो एम्प्लॉयर ने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, इसीलिए लिखा है एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू अ फंड दैट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इज नॉट अ अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड। इसे ऐसे पढ़ना, इज नॉट अ सबके साथ लिखा हुआ है एक्चुअली। That is not a recognized provident fund, that is not a approved superannuation fund, that is not a approved gratuity fund, that is not a approved pension fund। इसका मतलब है अगर ये फंड अप्रूव्ड नहीं है तो जो एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है वो एक्सपेंस नहीं है। पहला उसूल तो मोटा उसूल ही आ गया, बात समझ आई है। अगर ये फंड अप्रूव्ड नहीं है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डाल रहा है उसमें, तो ये एक्सपेंस नहीं है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है। एक उसूल आ गया। आगे चलते हैं। एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50% of contribution made by a person to approved gratuity fund, approved pension fund or an approved superannuation fund। वो कहता है 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फिर आगे चलते हैं। एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन टू एनी प्रोविडेंट फंड, एनी प्रोविडेंट और अदर फंड established for the benefit of the employees of the person unless the person has made effective arrangement to secure that tax is deducted from any payment made by fund in respect of which recipient is chargeable to tax under the head। तीन अलग अलग बातें हो रही हैं, फिर हम देखते हैं अप्लाई कैसे होना। तीसरी बात क्या हो रही है, वो कह रहे एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय पर्सन टू एनी प्रोविडेंट और अदर फंड। एनी का मतलब है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर गौर करें, अनरजिस्टर्ड तो पहले ही निकल गए हैं, ठीक है, अब असल में तो रजिस्टर्ड बचे हुए हैं जो अलाउड है। वो कहता है यार अगर कोई फंड रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसने खाली रजिस्टर्ड नहीं लिखा, उसने कहा एनी, ताकि दोनों दोबारा कवर हो जाए, ठीक है ना। उसने कहा जनाब अगर कोई भी फंड है और एम्प्लॉयर ने उसमें कंट्रीब्यूशन डाली हुई है, भले वो रजिस्टर्ड है भले अनरजिस्टर्ड है, अगर जब इस फंड से पैसे मिलने हैं एम्प्लॉय को, तो ये कहाँ जाने हैं, सैलरी में। अगर वो चार्जेबल टू टैक्स है तो क्या ये टैक्स काट रहा है कि नहीं काट रहा। अब हम डिफरेंट फंड पढ़कर आए हैं सैलरी में, बहुत सारे फंड तो चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं है, साथ साथ टैक्स ले लिया, जब पेमेंट हुई है तो टैक्स लेना ही नहीं है। बाज फंड से पेमेंट जब हो रही है वो एग्जेम्प्ट है,
अगर टैक्स बनता है और आपने टैक्स नहीं लिया तो फिर ये कंट्रीब्यूशन अगेन क्या हो गई है, डिसलॉ हो गई है। ये बात समझ आ रही है? फंड से जब एम्प्लॉय पैसे ले रहा है तो कहाँ जा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या आपका ये इफेक्टिव अरेंजमेंट है कि अगर उसके ऊपर टैक्स बनता है तो टैक्स काटा है, अगर नहीं काटा तो डिसलॉ। जैसे सैलरी पे टैक्स ना काटे तो क्या होगा, तो वो आपके अलावा आपको डिसलॉ हो जाएगा। कौन सी उसूल, इस उसूल एनी एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, और उसने नहीं काटा। एक्चुअली ये सेक्शन बाद दफा क्या कर रहा है, ओवर एम्फेसाइज कर रहा है ताकि अगर कहीं शक रह जाए तो वो भी दूर हो जाए। हालांकि वो वाली बात जो वहां पढ़ रहे हैं वो ना भी लिखी हो तो इस हेड में आकर भी उसने डिसलॉ हो जाना ना कि यार भाई सैलरी की इस अमाउंट पे टैक्स कटना था, आपने नहीं काटा तो डिसलॉ हो गया। लेकिन नहीं, उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन अलग भी बना दी कि यार ताकि बात क्लियर हो जाए कि अगर किसी फंड से पैसे ले रहा है एम्प्लॉय और वो सैलरी में जा रहे हैं और उस पर टैक्स बनता था और इसने टैक्स नहीं काटा तो वो डिसलॉ हो जाएगी। बात समझ आई है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन डिसलॉ हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंस में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ रही है ना। सर ये 50% वाली जो वो भी करते हैं, उस पे उसकी बात करते हैं। टैक्सेशन ऑफ फंड इन बिजनेस इफ अप्रूव्ड फंड, अगर फंड अप्रूव्ड है तो फिर देखना है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड। तो क्या होगा, इफ इफेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स मौजूद है तो फिर कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन फंड अप्रूव है लेकिन आपने काटा तो टैक्स ना काटने की वजह से क्या हो गया, डिसलॉ हो गया। सर ये इफेक्टिव अरेंजमेंट का होना या ना लाजमी है या टैक्स काटना है ना काटना है? यानी इफेक्टिव अरेंजमेंट का मतलब ये है ना कि टैक्स कट रहा है, इफेक्टिव अरेंजमेंट है और आपने टैक्स नहीं काटा, बस टैक्स नहीं काटा तो डिसलॉ हो गया। फिर वो अरेंजमेंट ही इफेक्टिव नहीं ना कहलाएगा जहां पर आपने टैक्स नहीं काटा, तो फिर अरेंजमेंट इफेक्टिव कैसे हुआ। असल में ला ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई टैक्स काटा है तो फिर अलाउ है, नहीं काटा तो फिर नहीं अलाउ है। एक कहानी समझ आ गई। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज नॉट अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस। अच्छा जी, फिर एक और कंडीशन, वो जो 50% वाली बात बीच में से नजर आ रही है, वो कहता है मैक्सिमम 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज अलाउड। सारी कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है, जितने पैसे डाले हैं उसका 50% अलाउड है। और अगर इफ कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड फंड नॉट अलाउड, वो तो है ही नहीं। यानी अगर तो वो पहले वाली 3 बातें आ रही थी ना, उन 3 बातों ने कलेक्टिवली अप्लाई कैसे होना है। सबसे पहले देखना है अगर फंड रिकॉग्नाइज है तो बात आगे चली, अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं है तो बस यही डिसलॉ होगी, सारी अमाउंट ही डिसलॉ होगी, कहानी खत्म हो गई। बात समझ आई ना? पहला उसूल जो यहाँ ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा था, ठीक है ना? फिर तो बात आगे चली नहीं, लेकिन बात आगे चली। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार फंड हमारा क्या है, रिकॉग्नाइज है। उन्होंने कहा अच्छा जी, फिर अगली बात देखें। अब 50% पे जंप नहीं किया, पहले दूसरी बात पहले आई है, कौन सी? वो कहता है टैक्स काटा है कि नहीं काटा। अगर टैक्स काटा है तो अलाउ होना है, अब कितना अलाउ होना है? वो कहता है 50%। और अगर टैक्स नहीं काटा तो फिर तो अलाउ ही नहीं होना, तो सारा ही डिसअलाउ हो गया। इसका मतलब है 50% वाली बात इस ट्री में यहां जाकर ही आ रही है। सब कुछ, कोई भी फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड, सारे फंड आते हैं। इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉयर को उसका 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलाउ होगा अगर फंड रिकॉग्नाइज्ड होंगे और टैक्स भी कटा हुआ होगा। इफेक्टिव अरेंजमेंट पेमेंट के टाइम पर टैक्स कटने का मौजूद है तो। क्लियर है बात? जरा चेक कर लें, किताब में ऐसे लिखा हुआ है, क्या वाली बुक में देख लें जरा।
हैं, कोई एक बच्चा वेट कर देना जरा, क्योंकि बाद दफा ये 50% वाली बात आ रही है तो ओके हो गया, ओके हो गया, क्योंकि बाद दफा कोई अमेंडमेंट में कोई चीज ना चली गई। 50% में प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा हुआ। An amount in excess of 50% of the total contribution made by the person to approved gratuity fund, approved pension fund and और an approved superannuation fund। बिल्कुल ठीक है, इसमें प्रोविडेंट शामिल नहीं है। प्रोविडेंट आपको मिल जाएगा सारे का सारा, प्रोविडेंट पर पूरी मिल जाएगी और बाकियों पर 50%। ठीक है ना, जरा जरा देखिए यहाँ से दोबारा। An amount in excess of 50% of contribution made by a person to approved gratuity fund, approved pension fund, approved superannuation fund, superannuation, provident नहीं है। अब जरा गौर कर लें क्या क्या बात बनी है, इसे तवज्जो कर लें इस वाले के ऊपर। पहले लॉ ने एक बात की है, क्या? अगर ये वाले फंड, इसमें प्रोविडेंट फंड भी शामिल है, अगर इनमें से कोई भी फंड अप्रूव्ड नहीं है तो बस कहानी यहीं खत्म होगी, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया? डिसअलाउ हो गया। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, एनी टाइप ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड फंड को डिसअलाउ किया। ठीक होगी बात? अब रह गया अगर ये रिकॉग्नाइज है, ठीक है, अगर ये रिकॉग्नाइज है तो फिर अगर टैक्स अरेंजमेंट है तो कंट्रीब्यूशन अलाउड है, लेकिन कितनी अलाउड है? जब कितनी अलाउड है वाली बात आई तो कहते हैं यार प्रोविडेंट फंड पे तो 100% अलाउड है और बाकी सब पर 50% ऑफ द अमाउंट अलाउड है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, फिर एक और प्रोविजन आ रही है जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है। Any fine or penalty paid or payable by the person। हमने कहा कि जब भी कोई लॉ आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, ये वाली एक्सप्लेनेशन आ रही है। Any amount carried to reserve, नहीं वो नहीं, अगली वाली आ रही है, इन दो को भी देखते हैं। हमने कहा लॉ ने ना 3 तरह की कैटेगरीज उसके जहन में है। जब ये सेक्शन 21 बन रहा है ना, इसमें 3 बातें डिस्कस हो रही हैं। कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अलाउड ही नहीं है, नॉट एट ऑल, उनकी एक और एग्जांपल आ गई, एनी फाइन और पेनल्टी पेड और पेएबल बाय पर्सन। असल में एक बात समझें, हर एक्सपेंस जो डिडक्टेबल है ना, हर एक्सपेंस जो डिडक्टेबल है वो एक टैक्स बेनिफिट अपने साथ लेकर आ रहा है। एक तरफ आपका खर्चा हो रहा है, दूसरी तरफ आपको टैक्स कम देने की शक्ल में, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो रहा है, उसकी शक्ल में एक बेनिफिट आ रहा है ना। अब ऐसे समझ लें, एक छोटी सी बात अब एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे फर्ज करें एक शख्स का बिजनेस की इनकम 18 लाख रुपया, 8 लाख रुपया उसके अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं, डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं, और बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 10 लाख रुपया। ठीक है, टैक्स कितना आ गया? फर्ज करें 30%, 3 लाख रुपया टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रह गया? 7 लाख। ये सिनेरियो ए है, अपने पास ऐसे लिख लें। ठीक है, ये सिचुएशन ए है। इस बंदे ने एक एक्सपेंस और किया बिजनेस में, इसका एक्सपेंस बढ़ा। बी सिनेरियो में हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सेल फिर भी रही 18 लाख, 8 लाख इसका एग्जिस्टिंग अलाउएबल एक्सपेंस था, 3 लाख और अलाउएबल एक्सपेंस आ गया। प्रॉफिट कितना बच गया? 7 लाख। टैक्स कितना बना? 2,10,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,90,000। बिजनेस का एक्सपेंस कितनी अमाउंट से बढ़ा? 3 लाख से। बिजनेस का एक्सपेंस कितनी अमाउंट से बढ़ा? 3 लाख से। बिजनेस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कम हुआ है?
3 लाख से कम नहीं हुआ। कितना कम हुआ प्रॉफिट? 2 लाख। एक्सपेंस बढ़ा है 3 लाख रुपया, प्रॉफिट कम हुआ है 2,10,000। ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा टैक्स बेनिफिट की वजह से हुआ है। पहले टैक्स 3 लाख देना पड़ रहा था, अब 2,10,000 देना पड़ा है, टैक्स बचा है 90,000, वही 90,000 का बेनिफिट आ गया। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? टैक्स बढ़ा है, 3 कम हुआ है, 3 लाख से कम होके 2,10,000 पे चला गया है, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ गया है, मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया है। टैक्सेबल प्रॉफिट 3 लाख से ही कम हुआ है, जितने खर्चे बढ़े हैं उतने से ही कम हुआ है, लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट उतने से कम नहीं हुआ ड्यू टू टैक्स सेविंग। इसका मतलब है हर अलाउएबल एक्सपेंस एक तरफ तो एक्सपेंस बढ़ाता है, दूसरी तरफ टैक्स सेविंग क्रिएट करता है। तो जो एक्सपेंस का इम्पैक्ट है ना हमारी जात पर, वो थोड़ा डिल्यूट हो जाता है। खर्चा 3 लाख हुआ और हम फाइनेंस समझने वाले सारे लोगों को समझ आई नहीं, खर्चा 3 लाख नहीं हुआ, 2,10 हुआ। बात समझ आ रही है? आगे आप एमएफए का एक पेपर पढ़ेंगे, वहां तो बाकायदा इसकी कैलकुलेशन जरा डिटेल में पढ़ेंगे जाके। हम अभी अपने पेपर की लिमिट तक पढ़ रहे हैं। लॉ कहता है जब हम किसी बंदे के ऊपर कोई फाइन लगाने लगे हैं, अब अज्यूम करें ये जो 3 लाख है ना, ये पेनल्टी लगी है, तो पेनल्टी तो किसी को सजा के तौर पे लगी है ना। हमने पेनल्टी लगाई है 3 लाख रुपया बिजनेस के ऊपर, और बिजनेस को फीलिंग एस्टैब्लिश हो रही है 2,10,000 की। वो कहते नहीं 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 यार, पेनल्टी में ये बेनिफिट नहीं देना, हमने पेनल्टी में ये बेनिफिट नहीं देना, ये अलाउ नहीं करेंगे हम एज एन एक्सपेंस। जब अलाउ नहीं करेंगे तो क्या होगा? टैक्स बेनिफिट नहीं आएगा। 3 लाख पेनल्टी दोगे, इम्पैक्ट भी 3 लाख ही आ रहा होगा बिजनेस पर। बिजनेस इस एक्सपेंस को कहां लेकर जाए? बाद में लिखे, टैक्सेबल प्रॉफिट के बाद में लिखे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा? मैं सी में आपको बना कर दिखाता हूं। 18 लाख, यहाँ 8 लाख, ये आपने तीनों नोट कर लिए। ये 1 मिलियन, टैक्स आया 3 लाख, 7 लाख रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। इसमें से 3 लाख माइनस कर, जो पेनल्टी पे की है, 4 लाख आपका प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट उतना ही कम हुआ है जितना एक्सपेंस हुआ है। गवर्नमेंट कहती है अगर हम कोई चीज आपको सजा दे रहे हैं तो सजा का इंपैक्ट उतना ही रहे, टैक्स बेनिफिट ना अटैच हो जाए। इसलिए अगर एनी फाइन, पेनल्टी पेड और पेएबल बाय द पर्सन शुड बी डिसअलाउड। डिसअलाउड का मतलब है यहाँ जाके माइनस करें, यहाँ से माइनस नहीं करने देंगे आपको। बात समझ आ रही है? और ये असल में क्या हो रहा है, ऐसे समझे, कितना एक्सपेंस था हमारा? 3 लाख। अब जरा गौर करें, 3 लाख का डायरेक्टली 30% ले लें, क्योंकि टैक्स रेट हमारा 30% है ना, तो असल में 90,000 रुपए का बेनिफिट है। ये वही बेनिफिट है जो ये 90,000। हर एक्सपेंस, जरा मेरा जुमला मुकम्मल होने दें, हर एक्सपेंस टैक्स रेट से आपको बेनिफिट अराइव कर रहा है। कौन सा एक्सपेंस? अलाउएबल एक्सपेंस। अब जरा सोचें, अभी मेरा ख्याल है गर्मियों में, अगस्त के महीने में, क्या राइस का जो बिजली का बिल है ना, वो 13 लाख रुपए आ गया। 1 महीने का बिल 13 लाख रुपया। अब जाहिर है पैसे खर्च होंगे तो कोई तकलीफ होगी, हमें भी हो ही रही होगी, लेकिन हमें साथ ही एक और खुशी होगी कि अच्छा कोई बात नहीं, 13 लाख बिल आ गया ना, तो हमारा प्रॉफिट भी तो 13 लाख कम हो गया होगा। हाँ, क्योंकि बिजली का बिल तो अलाउएबल एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट भी 13 लाख से कम हो गया होगा। तो अगर 30% टैक्स रेट है, इसका मतलब है इसका 30% कितना आ गया? 13 लाख का 30%, 3 लाख। इसका मतलब है बिजली का बिल तो हमने 13 लाख दिया होगा, लेकिन अब 13 लाख में से जरा ये माइनस करें। अब मेरा जुमला सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। हमने बिजली का बिल कितना पे किया है?
13 लाख, लेकिन हमें एक्सपेंस की तकलीफ कितनी हुई होगी? अलाउएबल होना, अलाउएबल ना होना, अलाउएबल होना, अलाउएबल ना होने का ये इम्पैक्ट डिस्कस हो रहा है। नहीं, कोई जरूरी नहीं, इनकम हमारी इनकम नहीं, प्रॉफिट कम होगा ना, इनकम कैसे कम होगी? तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये कि एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम देना पड़ रहा है। तो उस एक्सपेंस की वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ है? मेरा प्रॉफिट पहले 7 लाख था, अब ये 3 लाख नहीं कम हुआ, मेरा एक्सपेंस 3 लाख बढ़ा है, ये 3 नहीं कम हुआ, ये 4 लाख पे आता तो 3 कम होता ना। ये देखें यहाँ 4 लाख पे आ गया, क्योंकि यहाँ आपने उस एक्सपेंस को अलाउएबल नहीं लिखा। टैक्स अलाउएबिलिटी का क्या इम्पैक्ट आता है, शायद ये बात बच्चों को सीए क्वालिफाई करके भी बात दफा समझ नहीं आती, लेकिन आप इस बात को यहाँ से समझें अच्छी तरह से। ये इस बात को समझने की बेहतरीन एग्जांपल ड्रॉ हुई है इस वक्त। इफ टैक्स इज अलाउएबल, इफ एक्सपेंस इज अलाउएबल, तो फिर हम यहाँ सिनेरियो बी में खड़े हैं। एक तरफ हमारा खर्चा बढ़ता है, दूसरी तरफ हमारा टैक्स कम हो जाता है, तो जो खर्चे का इम्पैक्ट है वो टैक्स के रेट से डिल्यूट हो जाता है। यानी अगर 30% टैक्स रेट है तो एक्सपेंस का इम्पैक्ट 70% रह जाता है। देखिए इसका 70% रह गया, लेकिन अगर उस एक्सपेंस को अलाउएबल ना किया जाए तो एक्सपेंस का इम्पैक्ट 100% रह जाता है। ये देखें यहाँ 100% आया, 7 लाख से 4 लाख पे चले गए, 3 लाख डाउन चले गए हैं, लेकिन यहाँ 7 लाख से 4 पे नहीं गए हैं, 90,000 ऊपर रहे हैं, बिकॉज 90,000 क्या था? वही टैक्स बेनिफिट था। ये 4 90 कहाँ से आया? ऊपर वाला 90 कहाँ से आया? टैक्स बेनिफिट की वजह से आया। अब गवर्नमेंट, इसका मतलब है जब किसी चीज को डिसअलाउ कर रही है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि आप देखो, एक हम जब वो पढ़ेंगे ना, हम शुरू के 3 चैप्टर, वहां हम एक बात पढ़ेंगे कि भाई जो जब गवर्नमेंट कहीं से आपसे पैसे ले रही होती है ना, तो वहां 2 ऑप्शंस होती हैं गवर्नमेंट के ज़हन में, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं गवर्नमेंट के ज़हन में। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होता है रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है ना। मसलन सारी कंपनीज प्रॉफिट कमाएं और 30% गवर्नमेंट को दें, तो क्या ऑब्जेक्टिव ज़हन में है? रेवेन्यू। लेकिन बाज़ जगह हम पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैसे लेना नहीं है, रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्टिव यह कि आप ये काम करें ना। जैसे ओवर स्पीड के ऊपर चालान करना, सिग्नल क्रॉस करते हुए चालान करना, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आप ओवर स्पीड करें, नहीं, गवर्नमेंट चाहती है आप ये पैसे नहीं चाहिए भाई, आपने ओवर स्पीड नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? अगर करेंगे तो फाइन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप फाइन से डरते हुए ये काम करें ना। रेवेन्यू कलेक्शन उसका पर्पज नहीं है। इसी तरह ये वाले जो फाइन एंड पेनल्टीज हैं, इनका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, इसलिए आपको डबल सजा दे रहे हैं ताकि आप इससे बचें। एक सजा तो ये फाइन लगा और एक सजा ये अलाउएबल भी नहीं रहेगा, ताकि आप इससे बचें। आपको डेटरेंस क्रिएट करना मकसद है, ये काम करवाना मकसद नहीं है, इसलिए इसकी सजा को डबल कर दिया गया। बात समझ आ गई है? एनी फाइन और पेनल्टी पेड बाय अ पर्सन। अच्छा जी, अब इसको भी 2 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं, कब अलाउड है और कब नॉट अलाउड है। वो कहता है कि नहीं होगा, फाइन अलाउ नहीं होगा, कब? फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन ऑफ स्टेट। अब मुल्क का कोई कानून तोड़े, कोई लॉ तोड़े, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फला तारीख तक जमा करानी है, नहीं जमा कराएंगे तो ये फाइन है, आपने लॉ तोड़ा। SECP का कोई लॉ तोड़ा है, कोई मुल्क का कोई और एनवायरमेंटल लॉज का कोई लॉ तोड़ा है, ठीक है ना। तो ये वाले जो फाइन आपके ऊपर लग रहे हैं, ये लॉ नहीं, ठीक हो गई बात। एग्जाम्पल, पेनल्टी अंडर सेल टैक्स लॉ, पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स लॉ,
पेनल्टी अंडर कंपनीज एक्ट, ये सारे लॉज क्या हैं, इनके तहत अगर कोई पेनल्टी लग रही है तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर इस बात को बड़ी बारीकी से पूछता है, एनवायरमेंटल लॉज, वो कहता है क्या कभी कोई पेनल्टी अलाउ भी हो जाएगी? वो कहता है हाँ हो जाएंगी, कुछ पेनल्टी हैं जो आपको लगेंगी लेकिन आप अलाउ हो जाएंगी। कैसे? अंडर कॉन्ट्रैक्ट और अदर बिजनेस एग्रीमेंट्स। मतलब मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया कि यार इस तारीख तक आप मेरा माल मुझे बना के दे देंगे। अच्छा, मुझे पहले ही लग रहा था कि यार आप लेट ना कर दें। मैंने कहा अगर आपने ये काम जो है ना, ये काम, ये मटेरियल मेरा, ये ऑर्डर मेरा फुला तारीख तक कंप्लीट ना किया तो आप 2 लाख मुझे पेनल्टी पे करेंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वाकई काम लेट हो गया, आपने 2 लाख मुझे पेनल्टी पे की, मुझे पे की है, गवर्नमेंट को नहीं पे की है, मुझे पे की है, ये आपका बिजनेस एक्सपेंस है, ये अलाउड है। नहीं, एनफोर्सेबल बाय लॉ है ना। असल में यहाँ मकसद है कि जो स्टेट ने पेनल्टीज लगाई, नहीं तो पेनल्टी मैंने और आपने आपस में लगाई है, लगाई किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही है, किसी एग्रीमेंट के अंडर ही है, लेकिन ये पैसे गए कहाँ हैं? स्टेट को नहीं गए, ये मेरे आपका एग्रीमेंट है जी। अलाउड का मतलब है इसमें टैक्स बेनिफिट आएगा। आपका ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, आपने डिले हो गया, कोई बात नहीं, हाँ ये वाली ट्रीटमेंट आएगी। इसका मतलब है इसकी ट्रीटमेंट बी वाली आएगी और इसकी ट्रीटमेंट सी वाली आएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? सॉरी, वो भी अलाउएबल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। लीगल एक्सपेंसेस आर अलाउएबल एक्सपेंस। एक्चुअली साबित क्या करना है? सेक्शन 20 को देखें, होली एंड एक्सक्लूसिवली। जाहिर है कोई ऐसा ही काम होगा ना जहां ये पेनल्टीज लगती होंगी। जैसे जो एक्सपोर्टर है वो बहुत दफा एक्सपोर्ट के ऑर्डर में पेनल्टी क्लास मौजूद होती है कि यार अगर आपने ऑर्डर लेट किया तो फिर आपकी ये पेनल्टी है। तो बिल्कुल ये मेरे बिजनेस का हिस्सा है, कोई ऑर्डर टाइम पे भी हो जाएगा, कोई लेट भी हो जाएगा। मसलन डोमिनो पाकिस्तान में आया, इसने पिज़्ज़ा डिलीवरी सिस्टम को थोड़ा सा एक बेहतर परफॉर्म करना शुरू किया। डोमिनो आया, इन्होंने आते ही पहला नारा लगाया पाकिस्तान में कि विद इन 30 मिनट्स और फ्री। अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है और 30 मिनट में आपको पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ तो जब हम पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे तो फ्री करेंगे, पैसे नहीं लेंगे। तो आप दुआ कर रहे होते याला लेट ही हो जाए, ठीक है ना। अब ये वाला जो एक्सपेंस है, ये कौन सा एक्सपेंस है? बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि स्टेट को नहीं पेनल्टी लग रही है, स्टेट को नहीं पे हुई। हाँ, जो स्टेट के कवानीन है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, एनवायरमेंटल लॉज, यहाँ कोई पेनल्टी लग रही है। मसलन गवर्नमेंट कहती है जी सैटरडे को कॉलेजेस नहीं खुल रहे और कोई कॉलेज खुल जाता है और पेनल्टी लग जाती है, तो वो इधर आएगी, क्योंकि वो इधर आएगी। बात समझ आ रही ना? यानी इसका मकसद ये भी है कि स्टेट अपने डेटरेंस कायम रख सके। आपको ये भी फीलिंग ना आए कि अच्छा यार चलो लग गई ना पेनल्टी, कोई बात नहीं है, 70% ही नुकसान हुआ है, 30% तो टैक्स से बचत हो गई है। वो कहते नहीं नहीं यार, डबल तकलीफ होनी चाहिए, 100% इम्पैक्ट जाना चाहिए। बात समझ आ रही है जी? ये भी बिजनेस एक्सपेंस है, बस स्टेट को पे ना हो। यानी आप ऐसे समझे, अगरचे लॉ ने ये बातें लिखी नहीं है, लेकिन ये हमें सारी बातें थ्रू केस लॉज और थ्रू हाई कोर्ट के डिसीजंस और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस ये बातें समझ आती हैं कि भाई स्टेट की डेटरेंस की बात हो रही है। जो स्टेट के जो कवानीन मेरे और आपके हैं, दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंस। ये तो बिजनेस की नेचर है ऐसी कि बिजनेस ऐसे चल रहा है, नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऐसे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, आपको उन्होंने सूप सर्व किया, आपने आधा बाउल सूप का पी के कहा यार कौन है भाई इंचार्ज इस वक्त फ्लोर पे? वो बेचारा इंचार्ज आ गया, आपने कहा क्या सूप सर्व किया है? अब वो बेचारा कहता है कि सर मैं दोबारा सर्व कर देता हूँ। उसने नहीं पूछा क्या मसला हो गया है, क्या बात हो गई है। उसको यही सिखाया गया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कि यार ऐसे चवल कस्टमर कोई एक आधा आता है तो आपने बहस नहीं करनी, आपने एनवायरनमेंट यहाँ का खराब नहीं करना, कोई बात नहीं है, एक बाउल सूप का इसको दे दो, कोई बात नहीं। अब ये क्या है? ये
बिजनेस एक्सपेंस है, इसे बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर फूड अथॉरिटी वाले आपके रेस्टोरेंट को सीज कर दें और कोई पेनल्टी लगा दें तो वो नॉट अलाउड। बात समझ आ रही है? अच्छा जी जी बेटा खामोश रहेंगे। नहीं अच्छा आप ये कहना चाह रही हैं, आप मुझे जरा वक्त दे दें थोड़ा सा। आप ये कह रही हैं कि ये वाला 90,000 बचाने के लिए हम 2-10 का भी नुकसान कर लेंगे। बात समझ आ गई ना? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि क्योंकि 90,000 टैक्स बच जाएगा तो चलो 2,10,000 भी जाने दो। खैर तसल्ली हो गई कि नहीं? आगे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ना असल में कलेक्टिव विजडम, जो इंसानियत की विजडम है ना, वो खुद ही चीजों को टेक ओवर कर लेगी। वो कह रहा है जो अलाउएबल एक्सपेंस है वहां सिर्फ हमें एक फीलिंग आ रही है कि अच्छा यार एक्सपेंस तो इतना हुआ है लेकिन चलो 30% मेरा टैक्स भी तो बच गया, डिल्यूट हो गया थोड़ा सा। आप ये याद रखें, ये फिक्रा याद रखें, बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस कंपेलिंग नीड के बगैर नहीं किया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं इस अटेम्प्ट में कि नहीं पढ़ रहे हैं? जब डिसीजन मेकिंग में पहुंचेंगे तो आप ये बात पढ़ रहे होंगे कि बिजनेस हमेशा एक्सपेंस जब ही करेगी जब वो कंपेलिंग नीड होगी। यानी कंपेलिंग नीड में किसे कह रहा हूं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर पूरा उतरती होगी। हम अपने शौक से कोई एक्सपेंस नहीं बिजनेस में कर रहे होंगे, हम हमेशा वो एक्सपेंस कर रहे होंगे जो कंपेलिंग नीड है कि यार एक्सपेंस तो करना ही करना पड़ेगा। जैसे मैं भी कह रहा हूँ बिजली का बिल आ गया 13 लाख, ये तो देना ही देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो कोई नहीं है इसमें। हाँ फिर आया कि अच्छा यार ये तो देना ही पड़ेगा लेकिन यार चलो टैक्स बच जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा आसरा हो गया कि अच्छा यार चलो ये फायदा हो गया। ठीक है ना? तो ये वाली बात जी। सॉरी, सी वाला है जब नॉट अलाउड, सी वाले के ऊपर लिख दें जब एक्सपेंसेस, ऐसे देखें ये लिखें यहां इफ अलाउड नॉट अलाउड। किस एक्सपेंस की बात हो रही? इस एक्सपेंस की बात हो रही। अगर ये अलाउड था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले माइनस हो गया, और अगर ये अलाउड नहीं था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हुआ है। इसका मतलब है जब कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है तो हमारे पास हम सी वाले टाइप में फॉल कर रहे हैं उस वक्त। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, नाउ any salary paid or payable exceeding ₹25,000 per month other than by cross check or डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड टू एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट। जो लोग बुक खोल के बैठे हैं ये लिमिट 25,000 ही है, 30 हो गई है इस दफा, 30 हो गई इसको 32। अच्छा हाँ, मिनिमम वेज के साथ ये चलती है, मिनिमम वेज 32,000 हो गई है। ठीक है ना? अब इसको 32,000 कर ले, ठीक है ना? क्योंकि मिनिमम वेज रेट इस वक्त मुल्क में क्या है? 32,000। वो कहते हैं अगर किसी बंदे को आप सैलरी पे कर रहे हैं 32,000 पर मंथ, तो ये सैलरी एनी सैलरी पेड और पेबल एक्सीडिंग, लफ्ज ऐसी है ना, सिर्फ आगे अमाउंट 32,000 हो गई है। अच्छा इसका मतलब है अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 है, 28,000 है, 30,000 है, आप उसे कैश दे दें कोई बात नहीं है, अलाउएबल एक्सपेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस शख्स की सैलरी 32,000 से एक्सीड करती है, फिर सैलरी क्रॉस चेक से देंगे तो अलाउएबल एक्सपेंस होगा, नहीं देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा, ताकि ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से हो और डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और एफबीआर को टैक्स कलेक्शन आसान हो जाए। एक ही बात है, क्रॉस चेक का मतलब है डायरेक्ट यानी बैंकिंग चैनल में आ जाए।
पूरी सैलरी डिसलॉज है। एक्सीडिंग तो बता रहा है कि अगर इससे ज्यादा हुई तो सारी डिसलॉ हो जाएगी। Any salary paid or payable exceeding 25,000 per month other than by cross check. वो कहते हैं 32,000 तक आप कैश पे कर दो, 32 से ऊपर 32,000 और 10 रुपए भी जिसकी सैलरी है उसको अगर आपने क्रॉस चेक से ना दी तो पूरी सैलरी डिसलॉ हो जाएगी। जानो की बात? अच्छा, अब ना कई प्रोविजन ऐसी आएंगी जिसके ऊपर एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोविजन लगेंगे। मसलन एक शख्स की सैलरी 75,000 पर मंथ है और एक शख्स की सैलरी 1,50,000 रुपया पर मंथ है और आपने कैश में पे कर दी, नॉट अलाउड हो गया। आपने क्रॉस चेक से पे कर दी। इस अब जरा मेरा जुमला सुने, इस प्रोविजन के तहत अलाउ है। अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो हमने पूरा सेक्शन 21 लगा के देखना है कि कहीं कोई और प्रोविजन तो इसे डिसअलाउ नहीं कर रही। मसलन अगर इस 1.5 लाख वाले बंदे की सैलरी पर हमने टैक्स नहीं काटा तो उस वाली प्रोविजन की वजह से डिसअलाउ हुई है। आप ऐसे समझे फिल्टर लगे हुए हैं, बैरियर लगे हुए हैं, ये वाला बैरियर तो क्रॉस हो गया क्योंकि हमने क्रॉस चेक से पे कर दिए सैलरी, लेकिन टैक्स वाली बात पूरी नहीं हुई तो उस वजह से डिसअलाउ हुई। अच्छा, अब एक और जुमला सुन लें, हमने कैश भी पे कर दिया है और टैक्स भी नहीं काटा तो अब ये 2 दफा डिसअलाउ नहीं होगी। जब एक दफा कोई डिसअलाउ हो गई तो बस होगी, एक गुनाह की एक ही सजा मिली है, 2 दफा सजा नहीं मिली। बात समझ आ गई? पहले थोड़ा सा जनरल ओवरऑल मिजाज समझें कि टैक्स का निजाम चलेगा कैसे। सेक्शन 21 3 बातें कह रहा है इन टोटल। जब हम इसे समराइज करेंगे ना आखिर में तो हम कहेंगे यार 3 टोटल बातें हुई हैं। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो अलाउ ही नहीं है, भले क्रॉस चेक से भी कर दें, भले टैक्स भी काट लें, फिर भी अलाउड नहीं है। जैसे पेनल्टी, एक हमारे पास एग्जांपल आ गई उसकी, ठीक है ना। आप पेनल्टी क्रॉस चेक से पे कर दें, आप पेनल्टी पे करते वक्त टैक्स भी काट दें, वो कहते हैं भाई पेनल्टी अलाउ नहीं है, ठीक होगी ना बात। अच्छा, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है, यानी बैंकिंग चैनल फॉलो करना है, जैसे 32,000 सैलरी से ऊपर वाली सैलरी, कुछ और भी आगे आएंगे, ठीक होगी बात। और कुछ बातें होंगी जहां टैक्स का काटना जरूरी है, अगर टैक्स नहीं काटेंगे तो फिर भी डिसअलाउ हो जाएगा। ये 3 मोटी मोटी बातें असल में डिस्कस हो रही हैं। अच्छा जी, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सीडिंग 32,000 अब हमने कर लिया इसको, ठीक है ना। सैलरी एक्सीडिंग 32,000 नॉट पेड थ्रू बैंकिंग चैनल। अब क्रॉस चेक नहीं, बैंकिंग चैनल मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें, यानी ऐसे ट्रांसफर करें कि बैंकिंग निजाम में ये बात डॉक्यूमेंट हो जाए। क्या? 2 बातें, किसने पे किया है, किसको पे किया, ठीक है ना। वो जिसे हम कहते हैं ना कि आप इसका ट्रेल दें। जब मियां नवाज शरीफ के मुकदमात चल रहे थे तो वहां सबसे बड़ा मसला क्या था, वो कहते थे बताएं ये पैसे आए कहां से, इसका ट्रेल दें। वो कहते थे कोई पता नहीं है, उल्टी सीधी बातें करते थे, कभी कहते थे हमारा है ही नहीं है, कभी कहते थे उसके नाम है, कभी कहते थे क्योंकि उसका ऑडिट ट्रेल अवेलेबल नहीं, ठीक है ना। एक था कि नहीं यार, एक सादा सा जवाब है कि यार ये बताइए ये पैसे कहां से आए हैं जब आपने एवन फील्ड खरीदा। वो कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कोई ये वाली बात का जवाब नहीं देते, बाकी हर बात का जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि नहीं ये बैंकिंग सिस्टम में आए, हम कहें ये पैसे किसने पे किए हैं, आप कहेंगे ये राइस ने पे किए, खत्म हो गया। किसको पे किए हैं, कहते जी जाहिद कवि को पे किए, बस। पेयर भी आइडेंटिफाइड हो गया, पे भी आइडेंटिफाई हो गया, इसको हम कहते हैं बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर। अब क्योंकि बैंकिंग का निजाम तेजी से तरक्की कर रहा है, पहले हम लफ्ज लिखते थे क्रॉस चेक क्योंकि उसी तरह ही पेमेंट हो रहे थे, अब ऑनलाइन ट्रांसफर भी है, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, तो हम बैंकिंग चैनल से मतलब है कोई भी ऐसा मींस जिसमें पेयर और पेई आइडेंटिफाइड हो जाए, बस, ठीक होगी ना बात। अच्छा जी, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब भले आपने क्रॉस चेक से पे भी कर दिया, लेकिन एक और प्रोविजन इसको क्या कह रही है, नॉट अलाउड एज एक्सपेंस इवन पेड थ्रू बैंकिंग चैनल।
फिर आ गया जी सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर मेंबर ऑफ, ये भी मैंने एक प्रोविजन अलग से पढ़नी है। मैंने जरा 3-4 प्रोविजन को इकट्ठा करके आपको बताया क्योंकि एग्जामिनर ऐसे आपको फंसाएगा। एक प्रोविजन हमने पढ़नी है कि जब आप एओपी बना रहे हो ना, एओपी मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो यहां से आप सैलरी, वेजेस, रेन्यूमरेशन, कमीशन, बोनस कुछ नहीं ले सकते। यानी ये चीजें एक्सपेंस ट्रीट नहीं होंगी, पहले टैक्स देंगे, ये तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसीलिए लिखा हुआ है कि ये वाली नॉट अलाउड इवन टैक्स डिडक्टेड एंड पेड थ्रू बैंकिंग चैनल। एओपी हमारी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, मैं वहां जॉब कर रहा हूं यानी पार्टनर हूं और मुझे सैलरी भी मिल रही है। अब भले मेरी सैलरी पे टैक्स भी काट लें, भले बैंकिंग चैनल से भी दे दे, तब भी पे नहीं होगी। सैलरी के ये 3 एस्पेक्ट हैं जो एग्जामिनर ने हमारे साथ डिस्कस करने हैं। कल आएंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे। हमारा टेस्ट डे जो है वो जुमे पे ट्रांसफर हो गया। हमारा जो टेस्ट डे है वो फ्राइडे को चला गया, बिकॉज सैटरडे तो गवर्नमेंट ने फिलहाल ऑफ कर दिया ना, जनवरी तक के लिए गवर्नमेंट ने कल ये कहा कि जनाब अब टेस्ट जो है वो फ्राइडे को हुआ करेगा। अभी जब तक जाहिर हालात ऐसे हैं तो 5 दिन ही होंगे।